Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to our YouTube channel that is CA Inter by विश्वास CA। और आज इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली अगर आपका पेपर सितंबर 2025 एग्जामिनेशन में है तो। रीजन बीइंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर विदाउट एनी फेल, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स यू कैन अटेम्प्ट। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोई ऑडिट स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, मैं सारे ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर को जनरली डिस्कस करूंगी, कैसे आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आप जनरली कर देते हो जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होते हो। ठीक है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चन पेपर के लिए तैयारी करी है बट आपका क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ बॉक्स आ जाता है या फिर क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेंदी आ गया, तो आप ऐसे क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करोगे। तो ये वीडियो ओवरऑल वीडियो है विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले टू स्टार्ट विद द डिस्कशन, जैसे ही आप अपना पेपर देने के लिए बैठोगे तो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, राइट। तो 15 मिनट आपको मिलते हैं उस क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। तो यहीं से आपका पूरा खेल शुरू हो जाता है कि कैसे आप अपना पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो। मैं इन 15 मिनट को ना गोल्डन पीरियड मानती हूँ, गोल्डन टाइम मानती हूँ। रीजन बीइंग आप एग्जीक्यूशन स्टेज में बाद में जाते हो, आप पेपर लिखना बाद में शुरू करते हो, उससे पहले आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। आप इस 15 मिनट के अंदर जितना अच्छे से अपने प्लानिंग करोगे, जितने अच्छे से आपने ये सोचा कि मुझे कैसे आगे एग्जीक्यूशन करना है, उतना इफेक्टिवली आप अपना पेपर लिख पाओगे। सो दैट मीन्स आपको अपना पेपर रीड करना है लिखने से पहले, यस। और ये 15 मिनट को कैसे यूटिलाइजेशन होगा, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये अभी मैं डिस्कस करूंगी। देखो, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको 15 मिनट मिलेंगी। सबसे पहले आपको सारे ही क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। यू हैव टू स्कैन ऑल द क्वेश्चंस वंस। अच्छा, स्कैन करने का पर्पस क्या है? स्कैन करने का पर्पस ये है, ये समझना कि कौन कौन से चैप्टर से, कौन कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन आया है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई चैप्टर, कोई कंसेप्ट छोड़ा हुआ होता है और वहीं से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आपको वो क्वेश्चन कट कर देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है। ना उस क्वेश्चन को पढ़ने के ऊपर टाइम वेस्ट करना है, ना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के ऊपर टाइम वेस्ट करना है। चलेगा आपको? तो सबसे पहले हमें सारे क्वेश्चन को एक बार स्कैन करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद आपने स्कैनिंग कर ली और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता मतलब वो कंसेप्ट आपने कभी किया ही नहीं, तो आपने उसको कट कर दिया। उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन आपके बच गए, उनकी आपको कैटेगराइजेशन बनानी है। कैटेगराइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपको अब अपने क्वेश्चन पेपर को 3 हिस्सों में बांट देना है। इन क्वेश्चंस को 3 हिस्सों में बांट देना है। सबसे पहले होंगे इजी क्वेश्चन, दूसरी कैटेगरी होगी मीडियम क्वेश्चंस की, और तीसरे होंगे आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है, मतलब आप इन क्वेश्चंस को लेकर हाईली कॉन्फिडेंट हो सकता है कि आपने उन क्वेश्चन को काफी बार सोल्व किया है, आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट आता है, सब कुछ आता है आपको। तो ये हो गया आपकी इजी क्वेश्चन, इनको आप मार्क करोगे और यही वो क्वेश्चन है जो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं। देर आफ्टर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आपके जो क्वेश्चन पेपर के अंदर कि जो आपको 100 आते होंगे। 100 का मतलब ये है, लेट्स से अगर मैं कोई भी क्वेश्चन पकड़ती हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर 2 रिक्वायरमेंट्स पूछी हुई है बट आपको एक का आंसर आता है, एक का नहीं आता, या आपको थोड़ा बहुत आता है बट थोड़ा बहुत नहीं आता। तो ये हो गया आपके सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस। एंड थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद है बट आपको ये क्या क्वेश्चन है ये आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो उसको आप थर्ड कैटेगरी में डाल दो, है ना। और यही कैटेगराइजेशन ही आपकी हेल्प करेगी कि कैसे आगे जाके आप अपने क्वेश्चन पेपर की प्रेजेंटेशन करोगे। ठीक है, इसके बाद इसी टाइम के ऊपर जब आप अपना पेपर रीड कर रहे हो, आपको ये समझना आना चाहिए कि मुझे टाइम की मैनेजमेंट भी कैसे करनी है ना। तो आप हर एक क्वेश्चन को टाइम एलोकेट करके चलो, ये आपको आज ही पता होना चाहिए जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो अराउंड हमें 3 घंटे मिलते हैं, तो अगर मैं ऑन एन एवरेज लगाऊं 4 से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलता है ऑन एन एवरेज 7 से लेकर 9 मिनट तक। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको 5 मिनट में आपने सोल्व कर दिया, 2 मिनट आपने बचा ली, तो वो 2 मिनट आप यूटिलाइज करो एक ऐसे क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन लेंथी है। ठीक है, सो मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने एक क्वेश्चन के लिए 7 मिनट एलोकेट करी है तो 7 मिनट ही लगानी है, कम टाइम के अंदर भी आप अपना आंसर सोल्व कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है और आप पूरा टाइम उसके ऊपर कंज्यूम कर दो और जो बाकी सारे क्वेश्चन है उनको फिर टाइम ही ना बचे। और ये स्पेशली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा अगर क्वेश्चन पेपर लेंथी आ गया तो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने टाइमिंग पहले ही एलोकेट कर ले कि ऑन एन एवरेज मुझे हर एक क्वेश्चन के लिए 7 से लेकर 9 मिनट मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, राइट। उसके बाद इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करोगे, रीड करने का मतलब क्या हो गया, आप क्वेश्चंस को रीड करोगे तो आप ना रिक्वायरमेंट्स को मार्क करते रहो।
देखो कई बार क्या होता है कि जिस एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप बैठे हो ना, वहाँ पे अलाउड नहीं होता है कि आप कोई क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई पेंसिल यूज़ करो या कोई पेन यूज़ करो, तो ठीक है आप पेंसिल पेन मत यूज़ करो, बट अपने दिमाग के अंदर तो आप मार्किंग कर सकते हो ना। इतने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो कि आप जब क्वेश्चन की रीडिंग कर रहे हो पहली बार, उसी टाइम के ऊपर आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 15 मिनट अभी लगाई और फिर आप दोबारा से जब आप अटेम्प्ट करने के लिए बैठते हो फिर दोबारा से पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो दिस इज शीर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो 15 मिनट जो आपको मिला क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, उसका पर्पस ही नहीं फुलफिल हुआ। और ये बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि 15 मिनट उन्होंने खाली ऐसे देखा, पेपर शफल किया खाली, राइट, और उसके बाद जब वो अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं ना, फिर वो दोबारा से पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अरे व्हाट्स द पर्पस ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन नाउ? चाहे आप 15 मिनट की जगह 20 मिनट आप ले लो, लेकिन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया अपने दिमाग में अभी से वो स्ट्रेटजी बना लो। क्या अच्छा फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ऐसे नंबर 200 से है या क्वेश्चन AS 11 से है, कितनी रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है उसको अपने दिमाग में अभी से सेट कर लो, ठीक है। चलो फिर अब ये हो गया, ये सारी चीजें आपको फोकस करनी उन 15 मिनट के ऊपर जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हो खाली, व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो जब आपने रीडिंग इतने अच्छे से कर ली है ना, उसके बाद आएगा अब आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन क्या कैसी होनी चाहिए, कैसे आप हैंडल करोगे क्वेश्चन पेपर की अटेम्प्टेशन को। तो इसमें कुछ चीज़ें अलग अलग रहती हैं, जैसे आप स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते भी होंगे कि कैसे आपको थ्योरी का पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले अगर आप कोई भी थ्योरी का पेपर लिख रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आपका आंसर बहुत टाइडी होना चाहिए। टाइडी का मतलब क्या होता है, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हो एग्जामिनर को वो समझ में आना चाहिए। सो आप कोशिश करो कि आप हेडिंग्स यूज कर रहे हो, सब हेडिंग्स यूज कर रहे हो अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ऑडिट के अंदर अपना एक क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिट स्ट्रेटजी, तो उसकी हेडिंग्स है, आपने हेडिंग लिखी उसको एक्सप्लेन किया, आपने हेडिंग लिखी एक्सप्लेन किया, आपने हेडिंग लिखी एक्सप्लेन किया, राइट। अगर कई कोई 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 क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप हेडिंग नहीं यूज कर पा रहे हो, जैसे कि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं विच आर टेक्स्ट हैवी। टेक्स्ट हैवी का मतलब क्या हुआ कि काफी सारा बल्कि कंटेंट है, पैराग्राफ है उसके अंदर, फिर आप नहीं यूज कर पा रहे हो हेडिंग, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप मेक श्योर करो कि आपने 2-3 पॉइंट एक साथ लिखे, थोड़ा सा गैप दिया, फिर 2-3 पॉइंट आपने दोबारा से एक साथ लिखे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। तो जितना टाइडी आपका, जितना नीट एंड क्लीन आपका आंसर दिखेगा, उतना ही इजी एग्जामिनर के लिए आपका क्वेश्चन पेपर चेक करना होगा और उतनी ही प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आपके मार्क्स अच्छे आने की, ठीक है। दूसरा, क्योंकि थ्योरी का पेपर है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू राइट द कीवर्ड्स इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस, है ना। ऑडिट के पेपर के अंदर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सिर्फ ऑडिट ही क्यों, अगर आप SM की भी बात करोगे तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आंसर के अंदर कीवर्ड्स नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन करने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पेन से लिख रहे हो, है ना, और फिर आप टूक के पेंसिल से अंडरलाइन करो, नहीं। मैंने कोई भी चीज़ लिखी, फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड लिखा कोई भी, ठीक है, और मुझे लगता है कि कीवर्ड है मेरी सेंटेंस में, और मैंने इमीडिएटली उसी टाइम पे उसको अंडरलाइन कर दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके आंसर की प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा चेंज कर देती हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं क्लास में पढ़ाती हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मैंने कीवर्ड को आपको हाईलाइट करवा दिया तो वो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही एग्जामिनर भी जब आपके पॉइंट को पढ़ेगा, उसका फोकस जाएगा उन सारे पॉइंट्स के ऊपर, कोई वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ता है आपका आंसर कभी भी पूरा, ओके। एंड यूज पॉइंट्स, ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मेक श्योर यू आर यूजिंग द पॉइंट्स, एंड वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू यूज द पॉइंट, तब आप क्या करोगे। तो उस सिचुएशन के अंदर आप वो पैराग्राफ वाला फॉर्मूला लगाओ कि आपने 2-3 पॉइंट एक साथ लिखे, थोड़ा सा गैप दिया, फिर आपने 2-3 पॉइंट लिखे, थोड़ा सा गैप दिया, फिर आपने 2-3 पॉइंट लिखे। एंड यस, स्पेशली देखो थ्योरी का पेपर है, लॉ की बात करेंगे तो सेक्शन नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑडिट की बात करोगे ऐसे के नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्स्ट की बात करोगे तो यस, सेक्शन नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है। बट मैम, हमारी मैम ने तो बोला था कि अगर सेक्शन नंबर नहीं भी याद रहते तो भी आप लिख सकते हो एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, है ना। तो देखो चल सकता है उसमें, बट वो आंसर के प्रेजेंटेशन में इट विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक डिफरेंस। सो अगर आपने सेक्शन का नंबर नहीं लिखा है और आपका पूरा आंसर सही है तो आपका मार्क कभी भी पूरा नहीं मिलेगा, चाहे आप आंसर शीट निकलवा के देख सकते हो, आपके मार्क्स कटेंगे डेफिनेटली पूरा नहीं कटेगा, 1 नंबर कटेगा, आधा नंबर कटेगा, बट मार्क्स आपको कम मिलेंगे, इसकी श्योरिटी है, बिकॉज आपका पूरा आंसर का प्रेजेंटेशन ही चेंज हो जाता है। आप अगर प्रोविजन लिखने के लिए बैठ रहे हो एंड यू आर गिविंग द रेफरेंस टू पर्टिकुलर सेक्शन, सब सेक्शन, रूल नंबर या एसे नंबर, सो इट गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। इट शोज कि आप एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने के लिए बैठ रहे हो, ठीक है।
अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स की बात करूं, जैसे कि अकाउंट्स का पेपर है ना, तो यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन के ऊपर अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तो जो भी आप कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हो ना, जैसे वर्किंग नोट्स होते हैं, वर्किंग नोट्स बहुत साफ सफाई से बनाओ। जैसे नॉर्मली तो अपना ऐसे ही रहेगा कि पहले अपने जो भी मेन क्वेश्चन है वो सोल्व करते हो और बाद में आप उसके वर्किंग नोट्स बना रहे हो। एक पैटर्न आप फॉलो करो और उसी पैटर्न के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड जो भी आपका क्वेश्चन है ना, उसके स्टेप्स बहुत क्लियरली आप शो करो। तो मतलब इट हैज़ टू बी वेरी मच क्लियर कि आप कहना क्या चाह रहे हो, कैलकुलेशन किस तरीके से आपने करी है। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर एक इशू ये होता है कि अपना क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंथी हो जाता है, क्योंकि वी हैव टू सोल्व इट, वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। सो व्हाट हैपेंस इज कि हमें क्वेश्चन पेपर आता भी होता है, बट हमारा टाइम इतना लग जाता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर कि हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई और क्वेश्चन अपना रह जाएगा उस चक्कर में। सो जस्ट मेक श्योर कि आप ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। अब यहीं पे अपना अगला डिस्कशन ये आ जाता है, मैम आपने ये तो बोल दिया कि आपको ना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करनी है, बट मान लो कि एक लेंथी क्वेश्चन पेपर आ गया, फिर हम क्या करेंगे? तो अगर एक लेंथी क्वेश्चन पेपर आ गया तो फिर आपको अपने आंसर को बहुत ज़्यादा क्रिस्प रखना पड़ेगा। फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड गो विद द आंसर अकॉर्डिंगली, सिंपल एज दैट। मतलब कोई भी उसके अंदर बकवास आपको लिखनी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपको शो करनी नहीं, जितना पूछा जा रहा है उतना लिखो। जैसे कि जनरली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या कहना चाह रही हूँ। जनरली ऑडिट के अंदर मैं क्या कहती हूँ कि देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आपका आता है ना, भले वो आपसे 3 पॉइंट लिखने को पूछ रहे हैं एग्जाम्पल्स के, बट पहले ओपनिंग लाइन लिखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो वो कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन दो, तो उससे क्या रहेगा, अपना आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। बट अगर आपका क्वेश्चन पेपर लेंथी आ गया तो अभी आपको टू द पॉइंट स्टिक रहना है कि 3 पॉइंट उसने एग्जाम्पल के पूछे, वो एक लाइन लिखो जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है और 3 एग्जाम्पल लिखकर आगे बढ़ जाओ। यहां पे आपको थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि अब लेंथी क्वेश्चन पेपर है तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। दूसरा, वर्किंग नोट जो भी आप बना रहे हो शॉर्ट करते हो नहीं। आपको मेन प्रैक्टिकल पेपर की बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, आपको मेन उसके मार्क्स मिलेंगे। यस, वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं, बट अब जितना रिक्वायर्ड है उतनी चीजें आप लिखो। तो मतलब फालतू में उसमें वर्किंग नोट्स में भी थ्योरी लिख रहे हो, बैठ के एक्सप्लेन कर रहे हो, अवॉइड दैट। अगेन लेंथी पेपर है तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, अभी अपना फोकस उसके ऊपर भी है। ऑल्सो अगर मैं थ्योरी पेपर की बात करूँ ना, कल ही मैंने एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर चेक किया था, ठीक है, ऑल्दो वो सीए फाइनल का था, बट उसमें क्या इशू था कि वो बच्चे के कुछ तो क्वेश्चन मिस हुए हैं बाद में जाके, और वो मुझे समझ में आ गया था कि 3 घंटे में ये लिख नहीं पाएगा पूरा पेपर। क्यों? क्योंकि अपना थ्योरी पेपर में क्या रहता है कि सबसे पहले आप अपना प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर आप सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हो कि फैक्ट ऑफ द केस क्या है, एंड देन यू आर कंक्लूडिंग योर आंसर। दिस इज हाउ द पैटर्न ऑफ योर आंसर इज, राइट? दिस इज हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर। तो उसने क्या कर रहा है, वो पूरा फैक्ट ऑफ द केस में पूरा क्वेश्चन लिख रहा है बैठ के, तो उसका आधा आधा पेज क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट ऑफ द केस। भाई नहीं इतना लिखना है। फैक्ट ऑफ द केस जब तुम लिख रहे हो ना, फोकस ऑन जस्ट राइटिंग द रेलिवेंट पॉइंट्स। 1-2 लाइन में फैक्ट ऑफ द केस खत्म करो और कंक्लूजन के ऊपर फोकस करो, स्पेशली उस सिचुएशन के अंदर जहां पे आपका क्वेश्चन पेपर लेंथी है, क्योंकि वहां पे आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो आंसर के मिलने वाले हैं, प्रोविजन के मिलने वाले, कंक्लूजन के मिलने वाले। फैक्ट का क्या मार्क्स मिलता है आपको? फैक्ट तो क्वेश्चन है। हाँ, मैं कहती हूँ कि आप सारे फैक्ट लिखो वो उस सिचुएशन के अंदर जहां पे आपको लगता है मेरे पास टाइम अवेलेबल है और उतना मैं लिख पा रहा हूँ, और वहां पे भी आई नेवर से कि पूरा ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दो, क्वेश्चन इतना होता है भाई, ठीक है। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये छोटी छोटी चीजें आपका टाइम खाती हैं, और ये टाइम आपके पास होता नहीं जब एक बहुत लेंथी पेपर आता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान में रखनी कि एक ही क्वेश्चन के ऊपर मत बैठ जाओ। आप ये समझो कि अभी आपके ऊपर प्रेशर, आपको क्वेश्चन पेपर खत्म करना है, तो डू नॉट गेट स्टक एट वन क्वेश्चन। स्पेशली वहां पे आपके साथ बहुत इशू क्रिएट होगा कि व्हाट हैपेंस, आप एक क्वेश्चन सोल्व करके गए थे घर से, है ना, आपने बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन सोल्व किया था, लेट्स से अकाउंट का कोई क्वेश्चन आपने सोल्व किया था, सेम क्वेश्चन आ गया आपका, बट उसमें फिगर्स चेंज होगी, और अब वही क्वेश्चन आप वहां पे देख रहे हो, है ना, और वो आपसे निकल नहीं रहा है, वही बैठ गए कि नहीं इसको तो मैं निकाल के ही रहूंगा, इसका आंसर तो मैं निकाल के रहूंगा। ये हो जाता है ना, क्योंकि आपको सेम सिमिलर क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, अभी इतने मार्क्स में कैसे छोड़ दूं? नहीं करना ये, आप आगे बढ़ो, अरे बाद में आ जाना अगर टाइम बचेगा इस क्वेश्चन के ऊपर तो। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, टाइम एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथी पेपर के अंदर तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे आप अपना टाइम यहाँ पे मैनेज करो। स्पेशली मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगी जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। कोशिश करो, ऐसा होता है जनरली देखने को ऐसे मिलेगा आपको कि अगर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है ना आपका थोड़ा लेंथी आता है तो एमसीक्यू थोड़े सिंपल पूछता है, ये एक पैटर्न होता है इंस्टीट्यूट का। तो आप टाइम बचाओ फिर एमसीक्यू में,
और फिर वो टाइम यूटिलाइज करो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में, ठीक है। अच्छा, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आप अपना पेपर लिखोगे। सबसे पहले, डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, स्पेशली अ क्वेश्चन विच अकॉर्डिंग टू यू इज वेरी डिफिकल्ट। 3 कैटेगरी बनाई थी ना, वो जो तीसरी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस है जो आप तभी अटेम्प्ट करोगे अगर टाइम है तो अगर वो क्वेश्चन आपने कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लिया जो टफ है या आपको लगा था आसान है बट आप बीच में रुक गए उसमें, तो उसमें टाइम मत वेस्ट करो। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं मिस्टेक, और अभी मैंने बताया भी, स्पेशली उस सिचुएशन के अंदर होती है जब आप घर से वो क्वेश्चन सोल्व करके गए होते हो। अच्छा, दूसरा, ब्लैंक आंसर मत छोड़ो। ये थ्योरी के पेपर में मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, और ये उस सिचुएशन में कह रही हूँ जहाँ पे आपके पास टाइम अवेलेबल है। देखो, आपने इतना ऑडिट पढ़ा है, इतना लॉ पढ़ा है, कुछ तो आता होगा आपको, किसी ना किसी तरीके से कोई तो चीज़ें आती होगी, स्पेशली ऑडिट में, तो आप कुछ तो लिख कर आओ उसके अंदर। डू नॉट लीव दी ब्लैंक आंसर कभी भी। जितना आता है, जो समझ में आ रहा है, टाइम अवेलेबल है, बैठने से बेटर है कुछ लिख कर आओ। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड योर इंस्ट्रक्शन वेरी वेरी केयरफुली। क्या होता है, बच्चे ना लिखना शुरू कर देते हैं, ये मुझसे हुई ये गलती, इसलिए मैंने स्पेशली इस पॉइंट को लिखा। स्पेशली जब आप इंटर पे हो, पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हो आप। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, वो पहले से शुरू करते हैं और आखिर तक सिर्फ लिखते ही जाते हैं। तो पैटर्न क्या है समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन पेपर क्या कह रहा है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी, ये तो करना ही पड़ेगा। रिमेनिंग के 6 क्वेश्चन में से 5 अटेम्प्ट करने, क्या इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन पेपर की, वो ध्यान से पढ़ो, और ये सब कुछ रीडिंग के टाइम पे ही। ऑल्सो रॉन्ग नंबरिंग मत दो क्वेश्चन की, बच्चे करते हैं ये गलती, मैंने देखा है अपनी आंखों से देखा है। आंसर शीट जब आती है चेक करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए कहना चाह रहे हो या डी कहना चाह रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। ये ए की जगह पे डी लिख दिया है अंदर, तो जो आपकी आंसर शीट चेक करने के लिए बैठा है वो क्या कह रहा है, वो ढूंढ रहा है 4D में, बट वो आंसर तो 4A का लिखा हुआ है आपने। सो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक्स, वो काटा मार देगा उधर। ऑल्सो अवॉइड मैसी हैंड राइटिंग, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है कि जैसे जैसे आपका आंसर मतलब टाइम खत्म हो रहा होता है ना, आपकी राइटिंग इतनी गंदी हो जाती है, स्पेशली थ्योरी के पेपर में। क्या कहना चाह रहे हो भाई, किसी को नहीं समझ में आ रहा, तो आपने अगर लिख भी दिया और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा लिख कर आओ या बहुत ज़्यादा उधर हैंड राइटिंग ऐसी लिखो कि आपको अवार्ड मिले, नहीं, बट ऐसी लिखो कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो कहने को छोटी हैं बट बहुत ह्यूज डिफरेंस डालती हैं जब आप अपना पेपर लिखने के लिए जाते हो, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी कि जितने भी सारे पॉइंट्स बन सकते थे एक ही वीडियो के अंदर डालूं। आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।